हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका स्वागत है। आज से प्रतिदिन 10 महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो एमसीक्यू टाइप के होगा, ठीक है। और ये प्रश्न आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए हम इन प्रश्न को पढ़ने के बाद कुछ सेकंड तक रुकेंगे ताकि आप लोग भी टिक करते जाएं और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना उत्तर सही हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1:8, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आयतन से 2:1 होता है, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात पूछे तो 1:8 होता है, ठीक। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। और किसी भी परमाणु के अगर परमाणु द्रव्यमान निकालना रहे तो उस परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक। आगे, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है और यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है। और मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? यहाँ कोष होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18वें समूह का बाहरी कोष पूर्ण होता है और 18वें समूह को शून्य समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु संख्या को आधार बनाया गया है और आधुनिक आवर्त सारणी 1913 ईस्वी में मोसले द्वारा दिया गया था और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं, ठीक है। और परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का मौलिक विशेषता माना गया है, यानी जो मोसले द्वारा दिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें परमाणु संख्या को आधार मानकर तैयार किया गया है, जबकि मेंडलीव द्वारा जो दिया गया था उसमें परमाणु द्रव्यमान को आधार बना करके आवर्त सारणी तैयार किया गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन गति हुई और वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, ठीक है। और मौत कुआं में बाइक चलाना अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है, जबकि कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारपोइसेस, ठीक है। तो पारपोइसेस जानवर है जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। पराध्वनि तरंग 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ध्वनि को कहते हैं और अवश्रव तरंग 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति होती है जिसे हमारा कान नहीं सुन सकता है, ठीक है। और श्रव तरंग जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है जिसे हमारा कान सुन सकता है, ठीक है। और प्रश्रव तरंग को मानव के कान द्वारा नहीं सुना जा सकता है और इस तरंग को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकता है और इस तरंग का उपयोग गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में भी किया जाता है। तो क्वेश्चन इस ढंग से भी पूछता है कि मस्तिष्क में हुए ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस तरंग का उपयोग किया जाता है? तो प्रस्रव तरंग, ठीक है। और नौ संचालकों द्वारा जो सोनार का उपयोग होता है उसमें भी प्रस्रव तरंग का ही उपयोग करके बनाया हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया कि प्रस्रव तरंग की आवृत्ति तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, अवश्रव तरंग की आवृत्ति तो 20 हर्ट्ज से नीचे और श्रव तरंग की आवृत्ति तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को
डिस्कस कर लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड उस विलयन का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और अमोनियम क्लोराइड अम्लीय होता है। ठीक। और अमोनिया नाइट्रोजन का एक अस्थाई हाइड्राइड है और जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है वह विलयन उदासीन होता है और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। ठीक है। और पीएच का मान जो है यानी पीएच स्केल में जो पीएच का मान है वह 0 से 14 के बीच में होता है। ठीक है। और पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आयरन का प्रतीक Fe है और इसका अयस्क हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट और कैल्कोपायराइट है। ठीक है। और मैग्नेटाइट लोहा का चुंबकीय अयस्क है और लोहा एक संक्रमण धातु है। ठीक है। और लोहा मानव रक्त के हीमोग्लोबिन में उपस्थित रहता है। ठीक है। और कार्बन का प्रतीक C होता है और कार्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण के दरमियान ऑक्सीजन है सो हवा में मुक्त होती है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों के जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। ठीक है। और स्थलीय पौधों जो है वो वायुमंडल से CO2 लेते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि जलीय पौधे जो है वह जल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का ही अवशोषण करते हैं। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण तथा ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और ऑक्सीजन को मुक्त करता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होता है क्या चीज़ से? तो प्रकाश, ताप, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें इस ढंग से भी पूछता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन मुक्त होता है वो कहाँ से पौधे प्राप्त करते हैं? तो क्या किस चीज़ से हो जाएगा? जल से। ठीक है। जल से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। ठीक है। एल्यूमिनियम है वह जो है वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम को जल के साथ प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है और हाइड्रोलिथ की जल से प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है और लाल तप्त लोहे पर भाप प्रवाहित करने पर भी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। और हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। ठीक है। और इस क्वेश्चन में एल्युमिनियम की चर्चा हुई थी तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉकेट लॉन्च करना। ठीक है। तो रॉकेट लॉन्च करना है वह न्यूटन गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार। ठीक है। और न्यूटन का तृतीय गति नियम का कुछ उदाहरण है जैसे बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना और नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना और नाव खेने के लिए बाँस से जमीन को दबाना और ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये सब न्यूटन गति के तीसरा नियम का उदाहरण है। ठीक है। और न्यूटन साहब ने गति के 3 नियम दिए थे। उसमें था पहला था न्यूटन का प्रथम गति नियम, दूसरा है न्यूटन का दूसरा गति नियम और तीसरा है न्यूटन के तीसरा गति नियम। ठीक है। तो पहला गति नियम से बल की परिभाषा को प्राप्त किया गया है और न्यूटन के दूसरा गति नियम से बल की व्यंजक और तीसरा जो है वो प्रत्येक क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी क्या चीज़ में निरंतर परिवर्तन होता रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाल में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ठीक है।
और जब वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगते हैं कि वस्तु किसी एक बल की दिशा में गति करने लगता है तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। ठीक है। और जब किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हों और उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वह पिंड संतुलित अवस्था में होगा। इस दशा में पिंड पर लगने वाले सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं। ठीक है। और प्रकृति में मूलतः बल 4 प्रकार के होते हैं। विश्व के सभी बल इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। ये बल हैं, पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा दुर्बल या क्षीण बल, चौथा प्रबल बल। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे। आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।